मुझे बॉयकॉट करने का कहा जा रहा है क्योंकि मैंने सर सैयद अहमद ख़ान की या लियाकत अली ख़ान की तनकीद की। देखें, आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉकर। अभी क्रिसमस भी आने वाली है, सेंटा इज़ नॉट रियल टाइप बात करने वाला हूँ मैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में झूठ भी लिखा हुआ है। मुझे पता है आप शौक में चले गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई, कोई रिलीजियस फिगर्स नहीं है सर सैयद अहमद ख़ान या लियाकत अली ख़ान, उनकी तनकीद की जा सकती है। उनकी तनकीद करने से कोई एंटी मुहाजिर नहीं हो जाता। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ से मुहाजिर हैं? सर सैयद अहमद ख़ान या अल्लामा इकबाल तो पाकिस्तान बनने से पहले इंतकाल कर गए थे, वो कैसे मुहाजिर हो सकते हैं? मतलब कुछ तो अक्ल पे हाथ मार कर कैंपेन्स चलाए करो मेरे खिलाफ। मैंने सिर्फ एक डायरेक्ट कोट सर सैयद अहमद ख़ान का पोस्ट किया था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर अंग्रेज़ जो है वो एक हैंडसम इंसान की तरह हैं, तो जो नेटिव है इंडिया का वो कुत्ते की तरह हैं। और मुझे समझ में आता है क्यों बरतानवी साम्राज्य जो है वो मेंढकों मछलियों की तरह इन लोकल लोगों को मारेगा। सॉर्ट ऑफ कह रहे हैं इनकी तो औकात ही यही है ना, आपके सामने आप बिल्कुल सही कर रहे हैं इन लोगों के साथ। तो उनका जो सारा फ़लसफ़ा था वो बरतानवी साम्राज्य से लॉयल्टी से था। 1857 में भी जब बगावत कोट एंड कोट हुई है तो सर सैयद अहमद ख़ान ब्रिटिश रिजीम के साथ थे। सो दिस आइडिया दैट सर सैयद अहमद ख़ान वुड हैव एवर सपोर्टेड अ मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अवे फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ये तो उनकी सोच में ही नहीं था। इसी तरह अल्लामा इकबाल है, आपने बिला वजह पाकिस्तान स्टडीज़ में 1930 का इलाहाबाद एड्रेस डिमांड फॉर पाकिस्तान कर दिया। 1931 का अल्लामा इकबाल का लेटर टू द टाइम्स है जिसमें वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई मैंने कभी सेपरेट होमलैंड मांगा ही नहीं, सेपरेट मुल्क मांगा ही नहीं। तो इकबाल तो ख़ुद लिख रहे हैं कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है, मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैंने तो मांगा ही नहीं, हम क्यों ब्रिटिश से अलग होना चाहेंगे। लास्ट लाइन मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ बट बाकी तो लिखा हुआ है। आपने क्योंकि एक कोशिश की जा रही है कि एक थ्रू लाइन बनाई जाए, आपने सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल जो फ़िट नहीं भी होते स्टोरी में उनको एवं ही फ़िट कर दिया है। तो अब आपको लगना शुरू हो गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल भी मुहाजिर थे। भाई, वो पॉलिटिकल फिगर्स हैं या हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनकी पॉलिटिक्स को तनकीद किया जा सकता है, जिना की पॉलिटिक्स को भी तनकीद किया जा सकता है। ये कोई रिलीजियस फिगर्स नहीं है, ना ये किसी कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं। इवन जिना इज़ नॉट अ नुमाइंदा फॉर द मुहाजिर कम्युनिटी। बिला वजह सिर्फ मुझे डीलेजिटिमाइज़ करने के लिए आप फोर्सबली इन लोगों को महाजर बना रहे हैं और फिर मुझे फोर्सबली एंटी महाजर बना रहे हैं फॉर डूइंग एन एकेडमिक हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ देयर वर्क। मुस्लिम लीग के फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर आप पढ़ें तो वो यही हैं कि बरतानवी साम्राज्य के लिए लॉयल हम भी लॉयल होंगे और मोहम्मदन मुसलमान जो हैं उनमें भी एक लॉयल्टी बरतानवी साम्राज्य के लिए हम बनाएंगे। जहाँ तक लियाकत अली ख़ान की बात है, उनको आप एक लेजिटिमेटली एक मुहाजिर लीडर बोल सकते हैं, बोलें आप। उनकी तनकीद करना अगर मुझे एंटी पाकिस्तान, एंटी मुहाजिर बना देता है तो फिर तो कायदे आज़म अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना एंटी मुहाजिर और एंटी पाकिस्तान थे। दोनों ने तनकीद की। खोटे सिक्के वाला जो कोट है वो सब नहीं सुना होगा। फ़ातिमा जिन्ना ने जो किताब लिखी माय ब्रदर, उसमें उन्होंने बताया कि कायदे आज़म ने भी तनकीद की लियाकत अली ख़ान की। फ़ातिमा जिन्ना ने ये भी लिखा कि मुझे थ्रेटन किया लियाकत अली ख़ान ने। लियाकत दोसाई पैक्ट हुआ था, उसकी आप तारीख़ पढ़ लें। उसमें जिन्ना ने खुलकर बोला दैट जिन्ना फेल्ट बिट्रेड बाय दैट। उसमें लियाकत अली ख़ान ने दोसाई को बताया कि जिन्ना इज़ अ सिक मैन, आपको अगर कोई सलूशन चाहिए मुसलमानों का तो आप मुझसे डील करें। उसके बाद जिन्ना ने पब्लिकली डिसवाउ भी किया इस एक्ट को, डिसमिस भी किया इस एक्ट को या इस पैक्ट को। तो जिन्ना साहब जो हैं फाउंडर ऑफ द कंट्री, वो लियाकत अली ख़ान के बारे में बार बार क्या बातें कर रहे हैं। वो उनकी फ़र्स्ट चॉइस भी नहीं थे, के अजीज़ में कहते हैं वो थर्ड चॉइस थे। और वो उस वक्त उन्होंने उनको अबैंडन नहीं किया जब उनको पता चल गया कि ये ही इज़ गोइंग बिहाइंड माई बैक टू नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम्स, कीपिंग मी आउट। क्योंकि उस टाइम अगर वो करते तो वो मुस्लिम लीग में एक स्प्लिट आ जाता। तो भाई, ये बिला वजह का प्रोपेगेंडा करने से बेहतर है, मेरी राय जाननी है तो मुझसे पूछो ना, क्या मेरी नज़र में मुहाजिरों को वापस भेज दो? नहीं। इनफैक्ट मैं एक बहुत अलग क्रीचर हूँ, मेरी सोच बहुत अलग है। मतलब ये जो एक लफ्ज़ है जो पेजोरेटिवली इस्तेमाल किया जाता है कि भाई मुहाजिरों को पेजोरेटिवली हिंदुस्तानी बोला जाता है, मेरी राय में तो हिंदुस्तानी बोलने में मसला क्या है? मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप भी हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी जो है वो इस खित्ते की शनाख्त थी। ये जो पूरा खित्ता था ये हिंदुस्तान था। हिंदू लफ्ज़ जो है वो सिंधु लफ्ज़ से आता है। आज भी जो सिंध की आइडेंटिटी है, मैं सिंधी हूँ तो मैं सिंधु हूँ, वो हमारी इस खित्ते की ओरिजिनल आइडेंटिटी है।
तो ये ख़ित्ता है, अगर हम इधर पैदा हुए, हमारे एंसेस्टर्स अगर इधर पैदा हुए, तो कभी हमारी आइडेंटिटी सिंधु थी, कभी हमारी आइडेंटिटी हिंदू थी. हिंदू डिड नॉट रिफ़र टू अ पर्टिकुलर रीजन. तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हिंदुस्तानी एज अ गाली इस्तेमाल करने की, जबकि मैं तो ओन करता हूँ कि इस खित्ते की पूरी तारीख ये है. जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन का तसव्वुर है, मेरी नज़र में मेरा बच्चा अगर इस घर में पैदा होता है और साथ वाले घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसके जो परदादा हैं वो लखनऊ में पैदा हुए थे, मेरे जो परदादा हैं वो सिंध में पैदा हुए थे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है. हम जब जाएंगे फॉर्म भरवाएंगे, उसके उतने राइट्स होने चाहिए जितने मेरे राइट्स हैं, मेरे बच्चे के उतने राइट्स होने चाहिए जितने आपके बच्चे के राइट्स हैं. हम सब, जितना आपका हक है उतना मेरा हक है. मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ सिंध में पैदा होने वाला हर कोई सिंधी है. पीपल I also, but at the same time, respect how people want to identify themselves. If people want to identify themselves as Muhajirs, I will call them Muhajirs because that's your identity. You're completely entitled. मैं आपको वही बोलूँगा जो आप चाहते हैं आइडेंटिफाई करना, लेकिन मैं आपको एलियनेट नहीं करूँगा, या मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आपका सिंध पे हक नहीं है. आपका भी हक है यार. मुल्क है ये, सिंध है ये. सिंध की धरती हमेशा से बहुत वेलकमिंग रही है. मेरे अंदर ये है ही नहीं. ये जो वर्ल्ड व्यू आप प्रिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट साडा तो है ही नहीं. कोई एंटी महाजर कंटेंट बनाता है, मैं उस पर लानत भेजता हूँ. कोई पेज है जो सिंध या सिंधी के नाम पर या सिंधी नेशनलिज्म के नाम पर महाजरों को गालियाँ देता है या रेसिस्ट स्टीरियोटाइप से प्रमोट करता है, लानत भेजता हूँ उन पर मैं. और बोलें आप, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अगर भूखे नंगे बोलता है महाजरों को, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी स्टेटमेंट पर. मैं वो नहीं हूँ जो ये आप लोगों की घटिया नस्ल परस्ती, गंदी सोच, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं. ये जो आपस में घटिया तरीन पेजेस बने हुए हैं, वो सिंधी पेजेस हों जो नस्ल परस्ती करते हैं या मुहाजिर पेजेस हों नस्ल परस्ती करते हैं, इस घटिया लेवल से मेरा कोई वास्ता ही नहीं. मुझे अपने लेवल पे ना ड्रैग करें और मेरे साथ घटिया व्हाटअबाउटिज़म ना करें, क्योंकि मुझसे आप रिगार्डलेस ऑफ एनी आइडेंटिटी जब किसी भी इशू के बारे में पूछेंगे क्या सही है क्या गलत है, मैं आपको खुलकर बता दूंगा. आई डोंट गिव अ अबाउट what someone's identity is. I give about what is right and what is wrong. जहाँ तक सिंधी आइडेंटिटी है, ये जो लोग कहते हैं कि हम क्यों अपने आप को सिंधी बोलें, मतलब कोई मसला नहीं है. अगर मैं अमेरिका चला गया, मैं अपने आप को पाकिस्तानी अमेरिकन बोलूँगा या सिंधी अमेरिकन बोलूँगा. लेकिन अगर मेरे बच्चे अपने आप को बोलें मैं सिर्फ अमेरिकन हूँ, या अगर वो बोलें कि हम माइग्रेंट्स हैं और यही हमारी आइडेंटिटी, आई बी अ बिट सैड. जहाँ तक सिंध की हिस्ट्री है, दिस Sindhu is a very malleable identity. It's not limited to a group of people or individuals. किसी को भी अगर लगता भी है कि हमारे बाप की जागीर है सिंधी होना, ये सच नहीं है, क्योंकि इस खत्ते की आप तारीख देखें तो माइग्रेशन रही है. कराची की भी अगर हम बात करें तो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ कराची में से कच्ची मेमन है. कच्ची मेमन लियारी में होते थे. लियारी जो है वो कराची की माँ है. वो इंडिजिनस से भी बियॉन्ड इंडिजिनस हैं, भले वो कुछ टाइम पहले आए हों, बट दे डोंट, आई डोंट थिंक हैव अ प्रॉब्लम बीइंग कॉल्ड सिंधी ऑल्सो. इसी तरह जो बलोच हैं जो सेटल्ड हैं, लाखों बलोच सेटल्ड हैं प्री 1947 भी. इनफैक्ट आई थिंक या मोर देन couple of lakh बलोच वर सेटल्ड हियर. हैड नो प्रॉब्लम विद द बलोच एंड सिंधी आइडेंटिटी. आप लोग पीपीपी को एक सिंधी पार्टी समझते हैं. आसिफ अली ज़रदारी तो बलोच है, बट आसिफ अली ज़रदारी विल हैव नो इश्यूज बीइंग कॉल्ड आइदर अ बलोच और अ सिंधी. यही जो सारे बलोच हैं या तालपुर्स हैं, नो इश्यूज़. इसी तरह जो पंजाबी सेटल्ड हैं, नो इश्यूज़. या पश्तून सेटल्ड हैं. अभी मैं एक दोस्त के घर गया हुआ था, उनके वालिद साहब GM सईद के साथ थे. वो जो हैं वो शिकारपुर में सेटल्ड हैं. पश्तून ट्राइब, पश्तून कम्युनिटीज़ सेंचुरी से शिकारपुर में सेटल्ड हैं. दे प्राउडली कॉल देमसेल्व्स सिंधी. So the Sindhi identity is also not a specific thing. It's also not exclusionary. It has welcomed people into this land over centuries. तो अगर किसी को अपने आप को लखनवी सिंधी कहना है, गुजराती सिंधी कहना है, अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन करनी है, बट जहाँ आए हैं, जहाँ रहे हैं, जहाँ अब तो तीसरी जनरेशन पैदा हो गई है, उस आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट देना है. आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट. अगेन लाइक आई सेड, if you don't want to do that, fine, I'll call you by whatever, but in my mind, if I was, I would do that. कि ठीक है,
हम गुजरात से आए हैं, हम गुजराती हैं, हमारे एंसेस्टर्स गुजराती हैं, हम गुजराती को भी रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी सिंध में गुजारी है, मेरे बच्चे सिंध में पैदा हुए हैं, मेरे बच्चों के बच्चे सिंध में पैदा हुए हैं, तो अब तो मेरे बच्चों के बच्चे सिंधी, मतलब क्या और बचा गया। ओवर द ईयर्स ना असिमिलिएशन हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो एक्सक्लूजनरी रही है, नॉन असिमिलिएशन हुई है। इवन हिस्टोरिकली अगर आप देखें, मैं आपको बोलूँ जतोई या चांडियो, आपका पहला जो आइडिया आएगा मेरे ख्याल से सिंधी ही आएगा, बट दीज आर बोथ ओरिजिनली बलोच ट्राइब्स। इवन पार्टीशन के दौरान जो हुआ, आपको तो अब बिल्कुल ही झूठ बताया जा रहा है, बिल्कुल ही पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बिल्कुल ही पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। जो फिर सारा प्रोपेगेंडा है इवैक्यूई प्रॉपर्टी के अराउंड, वो मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा, पर मैं बेसिक सी बात करना चाहता हूँ कि एक हमारा हिस्ट्री का मोमेंट जो इतना खूबसूरत है कि लोग आए, लोगों को घर दिया गया, मतलब एक जिसको इस्लामिक हिजरत से कंपेयर किया जाता है, मदीना के लोग, अंसार की बात की जाती है, मुहाजिरीन और अंसार की बात की जाती है, आप उसको पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप उसको घटिया बनाकर पेश कर रहे हैं, आप उस पर अपना घटिया पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। समा टीवी के भी रिसेंटली हैदराबाद में रिपोर्ट आई कि भाई आज भी वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं जो माइग्रेंट्स के डिसेंडेंट्स हैं, जो 10-20 रुपये मंथली रेंट देते हैं, बिकॉज जो वहाँ के तालपुर से जिनकी ज़मीन थी, उन्होंने माइग्रेंट्स को ज़मीन दे दी थी, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को वादा किया हुआ है कि ये हमारे मेहमान आए थे, इनसे किराया नहीं लेंगे, तो वैसे ही टोकन कोई 10-20 रुपये दे देता है, या कोई वो भी नहीं देता। ये 2025 की मैं आपको हैदराबाद की कहानी बता रहा हूँ, लेकिन आपको बताया जाएगा कि नहीं, तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। दी अदर साइड, इफ़ पीपल वांट टू डू लाइक रेसिज्म विच आई ऑलरेडी कंडेम्ड, कि भूखे नंगे आए, वो भी गलत बात है, लेकिन अब हिस्ट्री को तो आप ख़राब ना करें ना यार। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि ज़मीनें दी गई थी, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक्स गिविंग के भी बड़े मसले हैं, बट बेचा उन्होंने या स्टोरी तो अच्छी बताई है ना उन्होंने, तो उस तरह का अगर एक कोई इवेंट होता हमारा भी थैंक्स गिविंग टाइप का, कि यार थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस इनटू योर लैंड, उसको आपने ये बना दिया है कि नहीं हमारा तो हक था और इन्होंने एक्चुअली हक मारा है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ यार, मतलब आपने इतनी खूबसूरत चीज़, प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख की सबसे खूबसूरत चीज़, उसको सिर्फ अपनी घटिया सियासत करने के लिए गंदा कर दिया। देखिए, ये मानना पड़ेगा आपको कि कुछ लोग जो है, अगेन नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, हैड रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स, हैड रेसिस्ट आइडियाज़, हैड नोशंस ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। मतलब लियाकत अली खान को खुद जो घर दिया है वो अयूब खोड़ो ने दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अयूब खोड़ो की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी। मतलब लियाकत अली खान ने ऐसी बातें की कि भाई सिंधी तो लिटरेट्स की ज़बान है, सिंधी कल्चर क्या है, ये गलत बातें हैं ना, इनको कंडेम करना चाहिए। अगर तो पूरे पेजेस बने हुए हैं जो इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको अगर हमें रेसिज्म बोलूँ तो और क्या बोलूँ। किसी को उर्दू स्पीकिंग लोगों से ना मसला है, ना उर्दू ज़बान से मसला है, मैं ख़ुद उर्दू बोल रहा हूँ, मेरी हर वीडियो उर्दू में होती है। निफास से मसला है, बिकॉज निफास का मतलब ये होता है कि फिर जो बाकी ज़बानें बोलते हैं, आप उनको गवर्नमेंट सेटअप से, ब्यूरोक्रेसी से, जॉब से अलग कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और सिर्फ अपने दोस्तों यारों को प्रिविलेजेस देने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ ला रहे हैं। उसी पॉलिसी की वजह से बाद में जाकर ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। झूठ बोलते हैं आप लोगों से कि नहीं लैंग्वेज इतना बड़ा इशू नहीं था, 56 में रिजॉल्व हो गया था। सारे जो लोग हैं उनकी बातें आप सुन लें। शेख मुजीबुर रहमान ने अपना स्टार्ट कहाँ से लिया, गूगल कर लें, शेख मुजीबुर रहमान ने पॉलिटिक्स में अपना स्टार्ट कहाँ से लिया, जवाब मिल जाएगा आपको। कोई ये बात कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं होती, क्योंकि स्टेट ने उर्दू इम्पोज़ की है। तो अगर स्टेट का प्रोपेगेंडा सीख के किसी को भी लगता है कि सिंधी और पंजाबी जो लोग बोलते हैं वो जाहिल हैं, जो उर्दू बोलते हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो मेरी नज़र में जाहिल इंसान है, वो मेरी नज़र में तासुबी इंसान है, वो मेरी नज़र में एक रेसिस्ट इंसान है। उस इंसान की एथनिक आइडेंटिटी क्या हो ये मैटर नहीं करती। पंजाब की भी एक एलीट थी जो डिस्पाइट बीइंग पंजाबी हैड द सेम आइडिया दैट पंजाबी जो है वो पेंट हुए, हम उर्दू बोलेंगे ताकि हम पढ़े लिखे लगें, और जो स्टेट मशीनरी बनी है उसमें हमारा हिस्सा हो और हमें भी वसाइल मिले। एथनिसिटी क्या है पंजाबी, सोच क्या है यही नफ़रत तासुब भरी। तो आपने सिंधी मीडियम स्कूल्स बंद करवा दिए। आप जो सिंधी बोलता है भले वो PhD हो, वो आपके क्राइटेरिया में जाहिल हो गया, क्योंकि जॉब अगर चाहिए तो उर्दू आनी चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी में हमने सिंधी में एग्ज़ाम लेने बैन कर दिए। तो जब तक आपको उर्दू नहीं आएगी, भले आप आइंस्टाइन हो, आप पढ़े लिखे कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो एज अ स्टेट पॉलिसी क्या बन गई, पढ़ा लिखा वो है जो उर्दू बोलता है। फिर सोशल परसेप्शंस बन गए कि भाई अगर आपने पढ़ा लिखा है, आपको नौकरी चाहिए, आपने स्टेट मशीनरी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होना है, तो आपने अपनी ज़बानें छोड़कर उर्दू सीखनी है। और ताकि आपको ये अजीब ना लगे कि भाई एक
ग्रुप ऑफ पीपल जिनका यहाँ से ताल्लुक भी नहीं, जो अनइलेक्टेड हैं, वो रूल कर रहे हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों? आपको बता दिया गया। एक्चुअली तो सिंधी बलोच पंजाबी जो है ना, वो तो सारे जाहिल थे यहाँ पर, इसीलिए एक पढ़ा लिखा तबका आया तो वो उन लोगों के जॉब्स ले ली। नहीं भाई, उनको आपने शट आउट किया, शन आउट किया, बिकॉज क्राइटेरिया ये बन गया था कि भाई ब्यूरोक्रेसी तो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ब्यूरोक्रेसी तो उर्दू में होगी, ऑफिशियल चीज़ें तो उर्दू में होंगी, तो अगर आपको उर्दू नहीं आती तो फिर आप क्या एडिशनल कमिश्नर लगेंगे, तो आप क्या कहीं क्लर्क लगेंगे। इसी तरह एक एलीट बनाई गई और आपको बता दिया गया उसी एलीट ने कि असल में तो हमने पाकिस्तान पे एहसान किया है। जबकि आप ये एलीट बनी कैसे है? अगर 1947 के बाद तारीख देखें, रोज़िटा आर्मिटाज की किताब है, बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ से बनी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई कि इनकी इंडस्ट्रियाँ चल जाएं, उनकी इंडस्ट्रियाँ चलाने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए, फिर वो जो पाकिस्तान की बेशतर रिसोर्स हैं उसके ऊपर काबिज़ हो गए। महबूब उल हक ने बोला 22 फैमिलीज़ हैं जो ऑलमोस्ट 2/3 एसेट्स जो हैं डिफरेंट हैं, मुझे भी पता है, इंडस्ट्रियल अलग हैं और बैंक के अलग हैं, बट मैं एक जनरलाइज़ कर रहा हूँ। बेशतर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एसेट्स जो हैं वो ये 22 फैमिलीज़ कंट्रोल करती हैं। गूगल करें 22 फैमिलीज़ कौन है, उनका एथनिक मेकअप कौन है। इनको बनाया गया ना, और बाद में इन्हीं लोगों ने तारीख बताई कि हम असल में हीरोज़ हैं, हमने असल में पाकिस्तान को पैसा दिया, जबकि पाकिस्तान ने इनको पैसा दिया। और वो जो एक एलीट कैप्चर का सिस्टम है जिसके ख़िलाफ़ हम आज भी बोलते हैं, वो इंट्रेंच हो गया। वो जो पूरा एक सिस्टम बना कि एलीट को गवर्नमेंट फ़ायदा देगी, गवर्नमेंट और एलीट की दोस्तियाँ होंगी, गठजोड़ होगा, गवर्नमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी वो बनेगी जो इन इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़ायदा दे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट माला माल हो गए, साथ ही साथ जो लेबर है उसको राइट्स नहीं दिए, उसकी जो इनकम है वो नीचे रखी। अयूब खान के दौर में अगर आप डेटा देखें तो रियल इनकम, रियल वेजेस जिनको बोलते हैं कि अच्छा एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, वो बेयरली बढ़ी या बढ़ी ही नहीं इन मोस्ट केसेस। तो एक वक्त आपको बताया जा रहा है पाकिस्तान मालामाल हो गया, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, उस टाइम वेजेस ही नहीं बढ़ी लोगों की। ईस्ट पाकिस्तान से जूट निकाल कर, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर आप वो इंडस्ट्री जो है वो प्रोसेस कर रहे हो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट पाकिस्तान ओन करते हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ वेस्ट पाकिस्तान में, उनकी गैस जो है वो बलूचिस्तान से आती है, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा। जाके आज भी आप डेरा भुगती का हाल देख लें, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे बनाता है। इसीलिए 1970 की जो सियासत थी वो सोशलिस्ट ग्राउंड्स पर थी, एक अवाम का रेवोल्यूशन आया इसके ख़िलाफ़, इसीलिए अयूब खान को सड़कों पे गालियाँ पड़ी। कमिंग बैक टू सिंध स्पेसिफिकली, 1970 में 10,000 बैंक एम्प्लॉयज़ में से सिर्फ 2.5% सिंधी थे। 10,000 में से 2.5%। सिंध गवर्नमेंट में 40% सिंधी भी नहीं थे। फेडरल गवर्नमेंट में तो 5,000 एम्प्लॉयज़ में से एक सिंधी था। तो क्यों नहीं रिजेंटमेंट होगी कि भाई वसाइल पे भी काबिज़, इंडस्ट्री पे भी काबिज़, ब्यूरोक्रेसी पे भी काबिज़, फिर अपने ही सूबे में आपकी ज़बान बैन कर दी। उसके बाद अयूब खान ने सिंध का नाम लेना बैन कर दिया, सिंध की पहचान बैन कर दी, 1 यूनिट लगा दिया। क्यों नहीं रिजेंटमेंट होगी? जो 70s में हुआ वो एक रिड्रेसल था, वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव मिलना शुरू हुई, तो एक जो एलीट प्रिविलेज क्लास है उसको बुरा लगा कि ये जाहिल लोग कैसे आ गए ब्यूरोक्रेसी में, ये पेंडू लोग कैसे आ गए गवर्नमेंट में। इसीलिए उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फिर एक्ट करना शुरू कर दिया। अगेन मेरी जो सारा वर्ल्ड व्यू है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो एंटी एलीट कैप्चर है। तो जब मैं पाकिस्तान की तारीख़ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उसी नज़रिए से बता रहा हूँ। Those 22 families happen to be dominated by Punjabis and Muhajirs, but the poor Punjabi farmer or the poor migrant laborer remained poor. Their ethnicity did not create a loyalty for their ethnic class because money is its own ethnicity. Capitalism, it's its own religion. जब आप अमीर एक तबके का हिस्सा हो जाते हैं ना, फिर आप उस तबके का हिस्सा हैं। लेकिन क्योंकि आपको एथनिक लाइंस पे डिवाइड किया जाता है, आपको ये चीज़ें भी एथनिसिटी के लेंस से दिखाई जाती हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर को दबा कर, सप्रेस करके, तबाह करके पैसा कमा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, वो आपके लिए पाकिस्तान के हीरोज़ हैं और उनको आप लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनकी और आपकी एथनिसिटी सेम है। यही चीज़ अगर आप सियासत में करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहने को लेबर की मूवमेंट के बैक पर आए, लेबर की मूवमेंट ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने भी लेबर पर क्रैकडाउन किया। ज़िया रहमान का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कराची में जब स्ट्राइक्स हो रही थी, लेबर स्ट्राइक्स हो रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन पर क्रैकडाउन किया। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंधी था, मैं भी सिंधी हूँ, हर सिंधी हीरो नहीं। 50 अच्छी चीज़ें थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, 50 बुरी चीज़ें थी। प्लीज़ ये एथनिक बायस से बाहर आओ। जो आपको ये बता दिया गया है ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ एंटी मुहाजिर किया, नहीं किया। कराची पोर्ट जिसकी वजह से कराची सारा पैसा कमाता है, जिसकी वजह से लोग अब बोलते हैं कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। फिर
जो आप नेगेटिवली देख रहे हैं वो है, उन्होंने बोला सिंध में सिंधी को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया जाए अलॉन्ग विद उर्दू, नॉट इंस्टेड ऑफ उर्दू। उसको आपने उर्दू का जनाजा बना कर पेश कर दिया, कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जला दिया, सड़कों पे लोग मारने शुरू कर दी। क्यों भाई, क्यों सिंध में सिंधी को स्टेटस नहीं देना चाहिए? या तो अगर चलें कोटा सिस्टम से, अगर आपको मसला है, अगर तो 5,000 एम्प्लॉयज़ में से एक सिंधी है, ये चीज़ आपको ठीक लग रही है, सेंस नहीं बनता ना कि जो एक 24 साल का आपने कंप्लीट डोमिनेंस हर स्ट्रक्चर पे, हर चीज़ पर, इलेक्शंस भी नहीं हुए। आप देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट का मैंने आपको समझा दिया, इलेक्शंस हुए नहीं, वही लोग जो रूल कर रहे थे, जो मुस्लिम लीग चला रहे थे, वही फिर मुल्क चला रहे थे, या फिर मिलिट्री उस पावर का हिस्सा बन गई। उसके बाद पब्लिक हाउसिंग जो बनी, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, खैरपुर, बहावलपुर, उन लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस गवर्नमेंट से पब्लिक हाउसिंग बनी। वो पब्लिक हाउसिंग जैसे कराची का अगर हम जिक्र करें, ऑल दीज नाज़माबाद, लियाकताबाद, FV एरिया, PIB कॉलोनी, कुरंगी उरंगी, जो सारी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के पैसे से बनी, लोगों को दी गई। जहाँ उन्होंने ख़रीदी भी तो सब्सिडाइज रेट्स पे, हेविली सब्सिडाइज रेट्स पर दी गई। उस पर फिर जो वाटर सप्लाई देना है, वो गैस सप्लाई देना है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ने कर दी। फिर जो एलीट है उसको गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन्स देकर अमीर किया गया। तो मिडिल क्लास को पब्लिक हाउसिंग दी, सर्विसेज दी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के पैसे पर। फिर जो सारी वेल्थ थी, ये शायद एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा आइडिया बन गया है कि वो सिंधियों ने ली। जो सारी वेल्थ थी वो भी दी गई। किस तरह दी गई, मतलब गरीबों से लेकर दी गई। गरीब जो लोग लैंड पे काम करते थे, उस एग्रीकल्चरल लैंड की ओनरशिप आने वाले महाजरों को दी गई। वो एक क्लास बना दी गई, जो फिर ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट हर चीज़ डोमिनेट करती है। उसमें अगेन ये डिटेल में दूसरे पेपर में डिस्कस करेंगे, इवैक्यूई प्रॉपर्टी और रिहैबिलिटेशन में कितनी करप्शन हुई, डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। ईस्ट पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हुई उसके वजह से इतनी इकोनॉमिक डिप्रिवेशन थी कि उन्होंने वो छोड़ दिया। यहाँ पर इतनी बड़ी एक मास एंटी यूथ मूवमेंट चली, लेबर मूवमेंट चली। ये वो पाकिस्तान था जो आप लोगों ने बनाया था। जो भी इन पावर थे, वेदर दैट्स मिलिट्री, वेदर दैट्स ब्यूरोक्रेसी, वेदर दैट्स द गवर्नमेंट, वेदर दैट्स द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पहले 24 साल थे, ये आपने पाकिस्तान का हाल किया था। अब आपको ये लोग आके बताते हैं वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान। वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि एक अमीर तबका था ना, जो मज़े कर रहा था, जिसके मज़े थे कि भाई कसिनोज़ भी हैं, कन्वर्टेबल्स में आप लेली ब्रिज पे भी जा रहे हो, आपको फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं, ये था मेरा कराची। जिस लेबर को मार कर, जिनकी ज़िंदगियां हराम कर कर, जिनकी नियर डेथ फैक्ट्री कंडीशंस में स्लेव लेबर की तरह लोगों को काम करवा कर वो कन्वर्टेबल ख़रीदी थी, वो कहानी भी तो बताओ ना, वो भी तो पाकिस्तान था। और ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये हर एकेडमिक काम कर चुका है। इलियास चट्टा ने बोला कि करप्शन की जो बुनियाद है पाकिस्तान में, वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी के जो क्लेम्स हैं उन पर रखी गई। ये सारा एकेडमिक डेटा दिखाता है आपको कि वैक्यू प्रॉपर्टी के जो क्लेम्स थे वो अक्सर जो हैं वो गलत थे, फ्रॉडुलेंट थे, झूठे थे। मोहम्मद वसीम ने लिखा कि गवर्नमेंट जॉब्स में माइग्रेंट्स को अकोमोडेट किया। मोहम्मद वसीम ने ये भी लिखा कि ऑन जनरली जो लोगों की सोशल क्लास है वो माइग्रेशन के बाद बढ़ी, जो लोग इधर आए। इंडिया पे ये भी क्लेम करता है कि 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉपर्टी लोग पाकिस्तान में छोड़ कर आए थे बनिस्बत मुसलमान जो इंडिया में छोड़ कर गए थे, 10 टाइम्स। तो बेसिकली ऑन एवरेज हर इंसान को अपनी प्रॉपर्टी से 10 टाइम ज़्यादा मिला, ऑब्वियसली ऑन एवरेज। तो जब ये सारी प्रिविलेजेस थोड़ी कम हुई तो 1970 की जो सियासत हुई, जिसमें पीपल मैटर्ड, जिसमें लोकल्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, तो फिर ये सिंधी महाजर जो है ना, ये जंग करवा कर, कंट्रोवर्सी करवा कर, एलीट ने अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई, उसके बाद टांग दिया गया, फिर ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया। मोहम्मद वसीम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि कराची के जो लोग हैं या जो महाजर एलीट है, उन्होंने मिलिट्री रिजीम्स को सपोर्ट किया। 1970s में जब जमहूरियत आई, लोकल्स भी पावर में आए, तो महाजर कल्चरल साइकी को एक धचका दिया। ये मोहम्मद वसीम लिख रहे हैं, दे फेल बैक ऑन देयर क्लेम ऑफ कल्चरल superiority and ethnic origins from outside the communities belonging to Pakistan. However, apart from Urdu as their mother tongue, which lent a distinct identity to them, which was also spoken as lingua franca by large urban middle classes across the country, there was little to put Muhajirs in a separate cultural category. The construction of a separate Muhajir identity in the 1970s was not the result of economic deprivation, as was the anticipation of a loss of political and economic dominance that the new federalist arrangement threatened.
तो भाई आप एकेडमिक्स का काम देखें, वो वही बात कर रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 70s में जो हुआ वो ऑपरेशन नहीं था, वो लॉस ऑफ प्रिविलेजेस था, जिसके अराउंड एलीट ने सियासत की और एथनिक डिवाइड पैदा किया ताकि उनकी प्रिविलेजेस प्रोटेक्टेड रहें, और मिलिट्री रिजीम जब आई तो उसका साथ दिया और फ़ायदा उठाया। और वही सियासत जो है वो चलती आ रही है, और वही सियासत, पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स, मीडिया कंट्रोल के थ्रू जो बातें की गई। ज़ियाउल हक का तो इंटरेस्ट था ना सिंधियों को जाहिल दिखाना, सिंधियों को दबाना, को एमआरडी मूवमेंट चल रही थी उनके खिलाफ, जिधर वो सिंधी प्रोटेस्टर्स का कत्ल कर रहे थे। वो फिर ब्रेन वॉश होके जो आजकल के बच्चे हैं वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं जो उन्होंने सुनी हैं। कराची जो है वो कभी सिंध का, क्या पागल हो गए हो, क्या दिमाग ख़राब हो गया है? मतलब 1948 में, 47 में भी नहीं, आपने चुराया ना, सिंध असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा कराची चुराने के लिए। कराची कैसे कभी सिंध का, कराची हमेशा से सिंध का हिस्सा था। या बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अगर सिंध कंट्रोल हो रहा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम, तो वो इसका हिस्सा नहीं है। ऐसे तो फिर पूरा इंडिया जो है वो कभी किस जो है लंदन का हिस्सा था। पूरा इंडिया लंदन से कंट्रोल हो रहा था ना, तो इंडिया तो कभी कुछ था ही नहीं। दिल्ली को तो इंडिया का हिस्सा थोड़ी हो, तो लंदन से कंट्रोल हो रहा था। मतलब कैसे कर लेते हो इतनी बेवकूफ़ाना बातें। मोहम्मद वसीम की किताब में लिखते हैं, Muhajirs from India pushed for the exodus of Sindhi Hindus out of Pakistan, but Sindhi Muslims wanted to keep them in their homes and their hearts. Ultimately, the federal government sent the Sindh government packing in a nondescript provincial capital of Hyderabad in the teeth of opposition from the Sindhi political leadership and intelligentsia. In the political imagination of the new state, managers' demography was up. Territory was down. In the face of hundreds of thousands of migrants who converged on Karachi and turned it into a Muhajir city overnight, territory was considered disposable and dispensable. The lack of sensitivity about the position of Karachi as part of Sindh, historically, politically, administratively, and culturally, reflected the territorial agnosticism that characterized the policy orientations of the ruling elite. The migrant stake took away the most cherished and the richest part of Sindh. The battle for the city was directly related to the issue of repeopling the state by bringing in those who were left on the wrong side of the border, but who deserved a place under the sun in their homeland as makers of it. In Hamida Khodo's view, Liaquat Ali Khan had been arbitrarily elected from a seat in East Bengal, vacated for him by a sitting member, and he wanted to build an electoral constituency for himself in Karachi, which pushed the Sindh government to Hyderabad. तो भाई कराची हमेशा से सिंध का हिस्सा था, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। या ये पेश करना कि कराची को हटा के इस्लामाबाद कैपिटल बना दिया, ये ऑपरेशन कहाँ से ऑपरेशन है? या सिंध में सिंधी को ऑफिशियल स्टेटस दे दिया, 1967 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को दे दिया था, ये कहाँ से ऑपरेशन हो गया है मेरी जान? इस वीडियो का यही मकसद है कि थोड़ी तारीख पढ़ें, अपनी शनाख्त के बियॉन्ड देखें। हर चीज़ जो आपको बताई जाती है ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन है नहीं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट आगे करने के लिए आपको एक तरह की पोलिटिसाइज झूठी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको झूठ पढ़ाया जाता है, मीडिया में आपकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, फिर आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए आपसे झूठ बोलते हैं। ये सारी बातें सीखकर आपको लगता है कि आपका जो वर्ल्ड व्यू फॉर्म हुआ है वो जो है वो सही है, लेकिन वो तासुब और नफ़रत से भरा हुआ है, क्योंकि वो एक ख़ास मकसद से आपका ये वर्ल्ड व्यू बनाए है। मतलब इन जनरल आपको सिस्टम समझने हैं तो एक आसान रूल ऑफ थंब बता देता हूँ। ऑब्वियसली हर केस में तो नहीं फैक्चुअल होगा, बट जो भी तबका, जो भी एथनिसिटी, जो भी ग्रुप जो है उसके पास ज़्यादा पैसा हो, मोस्ट लाइकली वो ऑप्रेसर है। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है? अगेन, अमीरों की एक अपनी एथनिसिटी होती है। ठीक है, पंजाब में सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन पंजाबी अमीर जो है वो पंजाबी गरीब का सगा नहीं है। वो पंजाबी गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा अमीर होने के लिए। इसी तरह उर्दू स्पीकिंग एलीट जो है वो माइग्रेंट उर्दू लेबरर के साथ नहीं खड़ी होती है, उसकी तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करती है, एक्सप्लॉइट करती है ताकि ख़ुद माला माल हो जाए। इवन MQM जिसमें मिडिल क्लास लीडर्स जो हैं वो पावर में आए, जब पावर में आए तो वो एलीट का हिस्सा बन गए। उन्होंने वही वाफर करप्शन की, वही पैसे कमाए, वही चाइना कटिंग की, वही शहर का हाल कर दिया। जब आप अमीर हो जाते हैं ना, फिर आपका एक अपना मज़हब होता है, एक अपनी एथनिसिटी होती है, एक अपना इंटरेस्ट ग्रुप होता है। तो वडेरा होता है, वो लाड़काना में बैठे या कराची में बैठे वो फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं सिंधी वडेरों को डिफेंड करना शुरू हो जाऊँ, हीरो मानना शुरू हो जाऊँ क्योंकि वो सिंधी हैं, जाहिलाना बात है ना। लानत भेजता हूँ मैं वडेरा शाही पे, वडेरा निज़ाम पे, फ्यूडलिज़म पे। आवाम के साथ हूँ मैं, पर क्योंकि आपको इतनी एथनिक पॉलिटिक्स की है, जो मुहाजिर वडेरा है वो आपके लिए हीरो है। मैं ये डिटेल में अगली वीडियो में आपको ब्रेक डाउन करूँगा कि वडेरे सिस्टम पाकिस्तान ने बनाए कैसे, वडेरे बने कैसे, लैंड ओनिंग क्लास थी कैसे।
ये जो है गठजोड़ हमें नज़र आया वडेरों का और महाजरों का या मुस्लिम लीग का 1947 में, ये कैसे हुआ, ये बड़े डिटेल में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म इज़ द रियल एनिमी। आपको झूठ बताया जाता है कि महाजर वडेरा एंटरप्रेन्योर है और सिंधी वडेरा वडेरा है। मेरी तरफ से दोनों के ऊपर लानत है, क्योंकि उनकी एथनिसिटी, उनका बाप कौन है, उनका दादा कौन है, वो मैटर नहीं करता। उनकी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर मैटर करती है। दैट ओप्रेशन इज़ व्हाट मैटर्स। बट I'm sure even after this video people will try and paint me as anti-Muhajir because they don't want you to listen to what I have to say. They don't want the truth. They want to keep people divided कि नहीं सारा मसला ही एथनिक है और महाजर हमेशा से विक्टिम थे और सिंधियों ने जुल्म किया। ये करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं।